एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यिनमी का पास्ट देखते हैं, जहां वो अपनी एक फ्रेंड जीहुन के घर पर आ रखी थी और वहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार जिन से हुई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां यिनमी अच्छे से तैयार हो रही थी। दरअसल वो वहाँ पर जिन का ही वेट कर रही थी। उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, वहाँ जिन नहीं होता, वहाँ पर जिन की वही बहन जीहुन होती है। यिनमी उसे पहचान लेती है और वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग गई थी कि इतने में जिन भी वहाँ पर पहुँच गया था, जो उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो वहीं पर रुक जाता है। फिर हम यिनमी को जिन के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ यिनमी जीहुन से बोल रही थी कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो वो बताती है कि जब तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। और तुम ये बताओ, तुम बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गई? तुम किसी के घर में ऐसे नहीं आ सकती। तो यिनमी बताती है कि मैं तुम्हारे भाई को डेट कर रही हूँ आज भी। और तुम्हें किसने कहा कि मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी नहीं आती? मेरी एक 29 साल की बेटी है। ये सुनकर जीहुन तो हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या तुम दोनों ने हाई स्कूल में इतना बोलकर? जीहुन वहाँ से चली गई थी और यिनमी जिन से पूछती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं रहता और तुमने अपनी फैमिली से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तो जिन बोलता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम्हारी आपस में नहीं बनती, बस यही रीज़न था कि मैंने तुम्हें जीहुन के बारे में नहीं बताया। इसके बाद जिन यिनमी को उसके घर छोड़ने जाता है। उसके घर के बाहर उसे जैनी भी मिल जाती है। तो जैनी यिनमी को तो ऊपर जाने के लिए बोल देती है और जिन से अकेले में कुछ बात करती है। बात करने के बाद वो ऊपर आती है, जहाँ पर यिनमी उससे पूछती है कि तुमने उसे क्या बात करी, लेकिन वो उसे नहीं बताती। दरअसल उसने जिन को कहा था कि जो सस्पेक्ट उन्होंने पकड़ा है वो रियल सस्पेक्ट नहीं है, अभी मॉम के ऊपर खतरा बना हुआ है, इसीलिए आपको अब मॉम का हमेशा ध्यान रखना होगा और उनको अकेला नहीं छोड़ना है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जैनी यिनमी से भी यही कह रही थी कि आपको हमेशा जिन के साथ रहना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन यिनमी को लेने के लिए आ गया था। वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने चाह रहा था और ये भी बताता है कि उसे जीहुन को लेने के लिए जाना था, लेकिन तुम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब हम देखते हैं कि जैनी और जेवॉन को उनके ऑफिसर्स डांट रहे थे। वहाँ पर जैनी का चीफ भी बैठा हुआ था, जो उन्हें डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें किसने हक दिया उस कल्प्रिट को पकड़ने का? तुम्हारे पास ये केस नहीं है। जिस पर जैनी बोलती है कि वो रियल कल्प्रिट नहीं है, हमें रियल कल्प्रिट को ढूंढना होगा। लेकिन चीफ बोलता है कि सारे सबूत उसी के खिलाफ है और लैनी ने भी उसके खिलाफ काफी बार रिपोर्ट करी थी। वहीं पर हेड चीफ बैठा हुआ था, जो जेवन को डांटते हुए पूछता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम सस्पेक्ट से बात कर सकते हो और तुमने उससे क्या बात करी? तो जेवन बोलता है कि वहाँ पर कैमरास तो लगे ही हुए थे, आप उसमें क्यों नहीं देख लेते? चीफ को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे बोलते हैं कि हमें क्या तुम्हारे साथ फिर से वैसे ही करना होगा? उनकी ऐसी बातें सुनकर जैनी समझ जाती है कि वो जेवन को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर जैनी जेवन से पूछती है कि तुमने सस्पेक्ट से क्या बात करी? तो जेवन बताता है कि उसने किलर को अपनी आंखों से देखा है। उसने बताया कि वो किलर अक्सर उसी जगह पर आता था जहाँ से लीना की डेड बॉडी मिली है। उसके हाथ में लीना का एक लिप बाम भी था, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता। उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब भी हो गया था। तो जेवन उससे पूछता है कि अगर तुम रियल कल्प्रिट नहीं हो तो तुमने ये कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? तो वो लड़का बताता है कि मैंने पुलिस वालों को काफ़ी बार बोलने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहे थे। सारे सबूत भी मेरे ही खिलाफ थे। तो मैंने सोचा, फिर मुझे याद आया कि लास्ट टाइम लीना से मेरे साथ लड़ाई हो गई थी और फिर मुझे लगा कि मेरे कारण ही ये सब हो गया है, इसलिए मैंने कबूल कर लिया। जैनी अब और भी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब प्रूफ हो गया था कि वो रियल कल्प्रिट नहीं है और वो सोच ही रही थी कि वहाँ पर टेकिन भी आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि डिटेक्टिव चा के खिलाफ असोल्ट का केस आया है। तो वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो चा उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास दरअसल रिपोर्ट आई थी यहाँ पर कुछ गार्बेज के इशू को लेकर, तो मैं उसी को देखने के लिए यहाँ पर आया था। तो एक इंसान मुझे मारने लग गया, तो मैंने भी अपने डिफेंड करने के लिए उसे मारा, बस इतनी ही बात हुई थी। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम जिन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर जीहुन फ्रिज में कुछ सामान लगाती है। तो जिन गुस्सा करता है कि तुम मुझे बिना बताए अब से यहाँ पर नहीं आओगी और मैं इस घर का पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा। जीहुन को पहले ही गुस्सा आ रहा था यिनमी को देख देख कर। वो बोलती है कि ये तुम्हारे पीछे सिर्फ पैसों के लिए पड़ी है और तुम्हें भी जिन से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम और तुम्हारी बेटी फालतू में इसका पीछे टाइम वेस्ट कर रही हो। तो जिन को गुस्सा आता है कि तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरी बेटी को कुछ भी मत बोलो। जिन भी उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमन से प्यार किया है, वो है यिनमी, और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना ही होगा। अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जेवन और जिनी को देखते हैं, जहाँ पर जेवन जेनी से बोलता है कि तुम्हारी मॉम का केस मैं संभाल लूँगा, तुम्हें इंस्पेक्टर चा का केस संभालना होगा, जिस पर जेनी मान जाती है। फिर जेनी उसी जगह पर पहुँचती है। वो अपने साथ 2 पुलिस वालों को भी लेकर गई थी। फिर वहाँ पर वो उसी लेडी से मिलती है जिसने कि चा के खिलाफ वो केस दर्ज किया था। वो उसे समझाती है, लेकिन वो लेडी पहले ही काफ़ी गुस्से में थी। वो साफ ही बोल रही थी कि चा ने पहले हमला किया है, वो किसी की भी नहीं सुनती।
जैनी उन्हें अपना कार्ड भी देती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे इस पर कॉल कर लेना, लेकिन वो कार्ड नीचे फेंक देती है। जैनी आसपास के लोगों से भी काफ़ी पूछताछ करती है। वो पुलिस वाले भी पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पहुँच गया था और वो वहाँ पर किसी पोस्ट के बारे में पूछ रहा था ताकि वो वहीं पर रहकर काम कर सके और यिनमी का भी ध्यान रख सके। यिनमी भी ये सुन लेती है और जिन के साथ आकर बैठ जाती है। डॉक्टर पार्क को ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि यिनमी ऐसे कैसे बैठ गई। फिर पार्क जिन से पूछते हैं कि स्कूल में तो तुम काफ़ी शाय थे, क्या आप तुम अपने पेशेंट को सही से ट्रीट कर पाओगे? तो जिन बोलते हैं मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोफेशन में, अब मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो आप चिंता मत करिए। वो यिनमी का भी हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि सब सही हो जाएगा। फिर यिनमी और जिन को हम लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पर यिनमी जिनसे कहती है कि तुम तो काफ़ी अमीर थे, तुम्हें रुपए कमाने की इतनी ज़रूरत नहीं है और तुमने तो अभी ब्रेक लिया था ना, इतनी जल्दी तुम अपने ब्रेक को ख़त्म कर रहे हो। जिन बोलता है कि पहले मुझे लगा कि वो रुपए काफ़ी होंगे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो मुझे काम तो करना ही होगा। जिस पर यिनमी भी खुश हो जाती है और कहती है चलो ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा ही करना। उनकी ये बातें पार्क भी सुन लेता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं मीजंग की तरफ, जहाँ पर जीहुन भी आ रखी थी और वो दोनों आपस में काफ़ी प्यार से बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पर यिनमी पहुँचती है और जीहुन को देखकर गुस्सा करती है। वो दोनों फिर से लड़ने लग गई थी। तब मीजंग बोलती है अच्छा ये तुम्हारी वही फ्रेंड है जिसने तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात स्कूल में फैलाई थी। यिनमी उसे चुप होने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ पर जैनी आने वाली थी। जैनी वहाँ पहुँचती है जो कि मीजंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन जीहुन को वहाँ पाकर उसके बारे में पूछने लगती है। तो यिनमी उसे बताती है कि उसकी हाई स्कूल फ्रेंड है। जैनी फिर उससे अच्छे से बात करने लगती है। जीहुन भी जैनी को काफ़ी पसंद करने लगी थी। फिर जैनी वहाँ से किसी काम के लिए जाती है। जीहुन फिर बोलती है ये तो बिल्कुल जिन पर गई है। फिर वो यिनमी से पूछती है क्या तुमने इसकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया है? दरअसल उसे शक हो रहा था कि कहीं ये भी यिनमी की तरह ना निकले। फिर यिनमी उसे बताती है कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है और आज वो एक पुलिस ऑफिसर है। ये कहकर यिनमी वहाँ से चली गई थी और हम जैनी को देखते हैं जो आज भी उसी सबूत को ढूंढने में लगी हुई थी। वो लोगों के घर पर जाके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आज भी कुछ नहीं मिलता। फिर हम मीजंग को देखते हैं जो डॉक्टर पार्क के पास अपॉइंटमेंट लेकर आई थी और वो बोल रही थी कि मैं यहीं से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ, मेरी पेन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर पार्क उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या काम करती हो, तुम्हें कोई वजन वाली चीज़ नहीं उठानी है और तुम्हें अब इंजेक्शन लगवाना होगा। जिस पर मीजंग बोलती है मुझे इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है, आप मुझे नॉर्मल दवाइयाँ लिख दो। डॉक्टर पार्क बोलते हैं कि चलो देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम वापस जैनी को देखते हैं जो लोगों से उसी केस के सिलसिले में पूछताछ कर रही थी कि उसे रास्ते में जीहुन मिल जाती है। वो जीहुन की हेल्प करती है उसका सामान उठाने में। जीहुन भी जैनी को देखकर काफ़ी खुश हुई थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और जैनी जीहुन को मैम मैम कर पुकार रही थी। जीहुन को ये देखकर थोड़ा बुरा लगता है कि वो उसे आंटी कहकर क्यों नहीं पुकार रही। फिर जैनी वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम जेवन को देखते हैं जो घर की तरफ आ रहा था। वहीं पर जैनी भी खड़ी हुई थी जिसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जैनी फिर जेवन को बताती है कि उसे सबूत बिल्कुल भी नहीं मिला, ये केस 2 ही दिन में प्रोसिक्यूशन को जाने वाला है, अब मैं क्या करूँगी। जेवन उसे बोलता है कि 2 दिन बचे हुए हैं ना, 2 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। जिस पर जैनी को थोड़ा अच्छा लगता है और वो बोलती है कि आप हमेशा से ही ऑनेस्ट थे और आपने जब भी कुछ कहा है वो हमेशा सच्ची कहा है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ये सुनकर जेवन को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जैनी वहाँ से चली जाती है। जब वो उसी लोकेशन से गुजर रही थी वहाँ पर वो एक वैन को खड़ी हुई देखती है जो कि अक्सर वहीं खड़ी रहती थी। वो उस वैन के पास जाती है और ये नोटिस करती है कि उस वैन से तो उस जगह की लोकेशन बिल्कुल साफ दिख रही है। अगर वहाँ से उसे कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाए तो शायद उसे सबूत मिल सकता है। वो रात भर वहीं पर उस वैन के मालिक का वेट करती है। फिर जब सुबह उस गाड़ी का ओनर वहाँ पर आता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसने नॉन पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर ली थी और उसे लग रहा था कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। लेकिन फिर जैनी उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, मुझे बस तुम्हारे डैश कैमरा की वीडियो चाहिए। जिस पर वो ऑनर उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ जैनी और उसके सारे साथी उस वीडियो को देख रहे थे। उसमें ढंग से तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उन्हें वो क्लियर दिख जाता है जहाँ पर चा बेकसूर साबित हो गया था। वो आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। चा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सभी उस लोकेशन पर पहुंचते हैं कि उन्हें वहाँ पर जोगुन और उसकी मॉम दिखती है, जहाँ पर उसकी मॉम जोगुन को काफ़ी ज़बरदस्ती से हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही थी। लेकिन वहीं पर जोगुन का बीएफ भी खड़ा था जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। जोगुन भी एबॉर्शन कराने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम उसे काफ़ी डांटती है कि तुम अभी टीनेजर हो और तुम अभी हाई स्कूल में जाती हो, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जोगुन वहाँ पर बोल पड़ती है कि जैनी की मॉम भी तो टीनेज थी, वो भी हाई स्कूल में थी जब उन्होंने जैनी को जन्म दिया। तो जोगुन की मॉम बोलती है कि पक्का उनका दिमाग खराब होगा। जैनी को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैनी
अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और यही बात सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन उसे फिर अचानक से वहाँ पर जिन दिखता है जो कि जीहुन के साथ था और उसे लगता है कि वो उसकी मॉम को चीट कर रहा है। फिर जब जिन यिनमी को घर छोड़ने आया था तो जेनी अपनी मॉम को बताती है कि आपको चीट कर रहा है, ये डबल साइडेड गेम खेल रहा है, जिस पर जिन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, ये जेनी क्या बोल रही है। फिर जेनी यिनमी से बोलती है कि आपको पता है ये आपकी फ्रेंड जीहुन के साथ खड़ा हुआ था, मैंने उन्हें बात करते हुए अपनी आंखों से देखा। ये सुनकर जिन तो काफ़ी तेज हंसता है और यिनमी को भी काफ़ी हंसी आने लग गई थी। जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हंस क्यों रहे हैं। फिर जिन उसे बताता है कि वो उसकी छोटी बहन है, जिस पर जेनी को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो सोफा पर जाकर बैठ जाती है। जिन के जाने के बाद वो यिनमी से पूछती है कि अब तो मुझे उन्हें मैम कहकर नहीं पुकारना होगा, वो तो मेरी आंट हुई ना। फिर जेनी उसे बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे एड्रेस करूँ। फिर यिनमी उसे बताती है कि पहले उसकी जीहुन से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर जीहुन नहीं होती तो वो जिन से कैसे मिलती और उसे तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची कैसे मिलती। फिर वो बोलती है कि लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर जेनी को जेवोन की कॉल आती है और नेक्स्ट सीन में हम जेनी को जेवोन के साथ देखते हैं, जहाँ वो लेनी के केस से रिलेटेड कुछ सबूत देख रहे थे और उसकी पिक भी लेते हैं। वहाँ पर उन्हें एक हेयरिंग एड भी दिखता है जिसकी वो फोटो लेकर बाहर को आते हैं। तो जेवोन जेनी से कहते हैं तुम इसके बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर मत करना, उसमें कुछ सीरियल नंबर थे। तो जेनी बोलती है हमें इसका पता लगाना होगा। जेवोन बोलता है मैं इसका पता खुद लगा लूँगा। अगले सीन में हम यिनमी को देखते हैं जैसे कि जोगुन दिख गई थी और फिर वो उसका पीछा करने लगती है क्योंकि उसे डाउट था कि कोई जोगुन का पीछा कर रहा है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाती है उसे जिन की कॉल आती है, तो वो जिन को बताती है कि वो अपने घर के पीछे वाले रास्ते पे है। हम यिनमी के पीछे उसी स्टॉकर को देखते हैं जिसके हाथ में एक नाइफ था और जब यिनमी कॉल काटती है तो जिनको थोड़ा शक होता है कि इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रही है और वो भी अपनी गाड़ी लेकर यिनमी के पास को निकल गया था। फिर जब यिनमी देखती है कि जोगुन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वही सोच रही थी कि जोगुन का बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, जब भी जोगुन उसे बुलाती है वो आ जाता है। फिर जब यिनमी के साथ जोगुन वहाँ से निकलती है तो उसे वहाँ पर जिन भी मिल जाता है जो कि अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पहुँच गया था। फिर यिनमी जोगुन को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और वो उसको देखकर काफ़ी खुश भी हुई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।